हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। कल आपने जाना था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग कोशों में स्थित होते हैं। कहाँ पे? अलग अलग कोशों में, जिनको हम कक्षाएं बोलते हैं। अब वो कक्षाएं कौन कौन सी थीं? जो कक्षाएं थीं आपकी, वो K थी, L थी, M थी और N थी। इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर बटे हुए होते हैं। जैसे K पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M में अधिकतम 18 और N में अधिकतम 32। तो ये जब कोशों में बट गए इलेक्ट्रॉन, तब आपने देखा कि जो अंतिम कोश था उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन आया था। किस में आया था एक इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कितना कोश था? एक कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो पहले कोश में कितना आ गया? 1। उसके बाद आपने हीलियम को देखा था। हीलियम में पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। हीलियम में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद आपने लिथियम देखा। लिथियम में 2 और 1 आया, यानी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे कार्बन था आपका, उसमें पहले कोश में कितना था? पहले कोश में था 2 इलेक्ट्रॉन और उससे आगे वाले में था 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो मैंने अंतिम कोश बताया था आपको, वो आपसे बोला था कि परमाणु का जो अंतिम कोश होता है उसका संयोजी कोश होता है। क्या होता है? संयोजी कोश। क्यों? क्योंकि जो अंतिम कोश होता है वो नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो भी वहाँ तक जाते जाते कम हो जाता है। तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन ही अणु सूत्र के निर्धारण में भाग लेते हैं या रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको बोला जाता है संयोजी कोश। अब मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थायित्व तो नहीं मिला, तत्व तो नहीं बनेगा, यौगिक भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो स्थायित्व माना जाता है सबसे ज़्यादा, वो माना जाता है अंतिम कोश भरा हुआ हो 8 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो? 8 इलेक्ट्रॉन से अगर अंतिम कोश भरा हुआ है तो वो पूर्ण रूप से स्थायी कोश माना जाता है, केवल हीलियम को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। तो अब 2 स्थायी कोश बन गया, जिसमें कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के एक कोश वालों में, क्योंकि भाई हाइड्रोजन में भी 1 से ज़्यादा 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है ही हैं, इसका भी 2 हो सकता है अंतिम कोश का। तो स्थायी कोश कौन माना जाएगा? जो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेंगे, जिसके अंत में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब नाइट्रोजन का आप देखो 2,5, इसमें कितना आ रहा है? 5। अब इसको भी अपना कोश स्थायी करना है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इनको स्थायी कोश प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे? अगर हाइड्रोजन के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, छोड़ दे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का विनाश ही हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन परमाणु बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया।
खत्म, कुछ बचा ही नहीं इसमें तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता भाई। अब आप देखोगे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 था उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या किया था, आपने करके देखा होगा, जो बोरबरी का नियम पढ़े थे उसके अनुसार, याद है? चलो नोटबुक पे करके देखो, बताओ जो मैंने किया वो आ रहा है कि नहीं। 2 आया पहले कोष में, दूसरे में आया 8, कितने हो गए मिलके 2 और 8 10, कितने हो गए 2 और 8 10, हैं कितने टोटल 11। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना हमें पड़ेगा, तभी तो मिलके होगा 2 8 10 और 1 11। अब सोडियम के पास अष्टक नियम को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, क्योंकि इसके अंतिम कोष में कितने होने चाहिए अष्टक के लिए 8, लेकिन इसके पास तो एक फालतू है। अब भाई जिसके पास फालतू है तो वो क्या करेगा, त्याग सकता है। क्या कर सकता है, त्याग सकता है भाई। कैसे? अब मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा पैसा है और उससे कोई उधार लेने जाता है, तो वो पैसा उसके पास तो फालतू है ना, तो वो फालतू पैसा होगा उसके लिए वो क्या कर देगा, उधार वाले को दे देगा। जिसको देगा उस पर ब्याज चलाएगा, यानी उसने ऋण ले लिया, और जिसने त्यागा उस पर तो डबल होके आएगा, या जो भी उसने ब्याज ली होगी उसके पैसा आएगा तो वो धनवान हो जाएगा। तो त्यागने वाले पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धन का चार्ज आ जाएगा, और ग्रहण करने वाले पर ऋण का चार्ज आ जाएगा। कैसे? अब Cl है, आपने परमाणु क्रमांक 17 पढ़ा था, करके देखिए 2 8 10, कितने हुए 2 और 8 10, कितनों की जरूरत पड़ी 7 की, और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 से कम, 8 से कम होंगे। ज्यादा कब होंगे, जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर चुका होगा। तो इसमें तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं तीसरे वाले में 18, लेकिन हमें जरूरत है 7 की, कितने हो गए 2, 8, 7। अब भाई इसको अष्टक नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 7 दे तो नहीं सकता अब, है ना, क्योंकि अगर ये 7 दे पाता तो इसके पास 8 अंतिम कोष में बन जाते, लेकिन जो गरीब है उसके पास कुछ धन है तो वो अपने लिए ही तो रखेगा, किसी दूसरे के लिए थोड़ा ही देगा, है ना। गरीब क्या करेगा, दूसरे से लेकर आएगा। तो इसको पूरा करने के लिए जरूरत कितने की पड़ेगी, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा भाई। तो इसने तो लिया और सोडियम ने दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी क्लोरीन को अपना अंतिम कोष पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन सोडियम को या तो 7 चाहिए। अब भाई किसी के पास 2000 रुपये देने को है, आप उससे बोलो भाई 12000 रुपये दे दे, तो वो तो दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो मात्र 2000 है ना, तो वो 12000 कहाँ से देगा। तो अगर सोडियम लेने की कोशिश करता तो इसको 7 लेने पड़ते, कितने लेने पड़ते 7 लेने पड़ते। तो 7 लेने की बजाय छोटा सा अमाउंट किसी को दे दिया तो अपना घर बस चलता रहा ना, बसता रहा। तो इसके 2 और 8 तो कॉम्बिनेशन में 8 अंत में आ रहे हैं, कब, जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये 7 ज्यादा मात्रा में है तो ये तो दे नहीं सकता, ये क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कुछ परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब एक और बात देखिए कि यहां पर मैंने कार्बन का आपको करके दिखाया है 2,4, कार्बन का कितना है 2,4, नाइट्रोजन का कितना है 2,5। अब आप बताओ किसी के यहां पर एक बैल है, मान लो आपके यहां पर एक बैल है और आपके दोस्त के यहां पर एक बैल है।
अब दोनों को खेत जोतना है तो क्या करोगे? क्या एक बैल खेत जोत पाएगा? क्या एक बैल जो आपके पास है वो खेत जोत पाएगा? आपका सीधा सीधा उत्तर होगा नहीं जी, खेत जोतने में तो हम 2 बैलों का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? एक बैल आपके दोस्त के यहाँ पे बंधा हुआ है, एक बैल आपके यहाँ पे बंधा हुआ है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो बोलोगे आपके दोस्त के यहाँ पे जाके कि भाई 2 दिन के लिए हमें अपना बैल दे दो, और जब आपको जरूरत पड़े तब हमारा आप बैल ले लेना। तो ये आपस में आपने क्या किया? आपस में सामंजस्य बिठाया और साझेदारी की। क्यों? क्योंकि ना तो आप एक बैल उसको दे सकते हो, बेचना भी नहीं है आपके लिए तो, और ना ही वो एक बैल आपको दे रहा है, यानी कि वो भी नहीं बेच रहा है। अब दोनों जब बेचने को राजी नहीं है, यानी कि लेने को राजी नहीं है, दूसरा देने को राजी नहीं है। जैसे इसने तो दे दिया था सोडियम ने, क्लोरीन ने मांगा तो ले लिया। सोडियम ने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया, लेकिन अब बैल वाला आप ही हो, आप दूसरे को बैल देना नहीं चाहते, क्योंकि फिर आपका काम बिगड़ जाएगा, पता नहीं आपका खेत उसने जोता या नहीं जोता। तो क्या करोगे आप? उसके पास जाके आपस में सामंजस्य बिठा के बोलोगे चलो भाई साझेदारी कर लेते हैं। वर्ड यूज करिए, साझेदारी। साझेदारी क्या होगी? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ किसी काम का साझा कर लें तो वो कहलाती है साझेदारी। अब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कितना हो रहा है? 2,4। कितना हो रहा है? 2,4। अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, अंत कोश में 2 रह जाएंगे, और 4 किसी से लेगा तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 8 हो जाएंगे। अब ये सोच के देखो कि 4 तो किसी के पास देने के लिए है ही नहीं, 4 किसी के पास देने के लिए है ही नहीं, तो क्या करेगा ये? ऐसे नाइट्रोजन पे दिमाग लगाओ, 2,5, या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले। अब इतनी मात्रा में, अब एक गरीब आदमी है उसको 1,000 रुपए दे सकता है कोई, अब वो कहे मुझे तो 5,000 चाहिए, तो क्या कोई उसको साहूकार 5,000 रुपए देगा? देगा? नहीं देगा, खटाक से मना कर देगा कि हट, तेरी औकात केवल 2,000 रुपए की है, अगर 2,000 रुपए ले रहे हैं तो ले जा, वरना भाड़ में जा। तो अब ये 5 देगा, अब किसी को 5 की जरूरत ही नहीं है तो वो 5 लेगा क्यों? अब किसी परमाणु को 5 की जरूरत नहीं है तो वो 5 लेगा क्यों? लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए तो 5 छोड़ने पड़ेंगे या 3 लेने पड़ेंगे। अब 3 भाई इसको कौन देगा? कोई नहीं दे रहा। तब क्या होगा कि 2 परमाणुओं आपस में जाके सामंजस्य करेंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे से तू काम चला और तेरे से मैं काम चलाता हूं। जैसे हाइड्रोजन में एक परमाणु है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के पास जाए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के पास जाए और बोले कि भाई ये वाला तू यूज कर और इस वाले को मुझे यूज करने दे, यानी मेरे वाले से तू काम चला और तेरे वाले से मैं काम चलाता हूं, तो दोनों का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं? 2 हो गए कि नहीं हो गए? इसके पास भी इसकी सहायता से 2 हो गए और इसकी सहायता से इसके पास भी 2 हो गए। ना तो एक ने दिया ना दूसरे ने लिया, क्या किया? साझेदारी। अब ये तो हुई साझेदारी। क्या हुई? ये साझेदारी। तो आपने देखा कि जो सोडियम था उसने 2, 8, 1 और क्लोरीन था 2, 8 और 7। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में आया और क्लोरीन में आए जी 7। क्लोरीन में कितने आ गए? 7। अब इसने क्या किया कि ये वाला इसको दे दिया, ये वाला इसको
दे दिया, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्या किया है, साझेदारी की है, लेकिन यहाँ पे इसने इसको दे दिया है। जब इसको ये दे देगा तो इसका अष्टक क्या बना, 2,8। और अब इसने ले लिया ये वाला इसने ले लिया, तो कितने हो गए ये, अब 2 हो गए, मिलके बन गए 8। एक यहां से आया ना, तो 7 + 1 बराबर हो गया आपके पास 8। तो जब Na ने दिया और Cl ने लिया, Na ने किसको दे दिया, Cl को, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। और हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ इसके साथ जोड़ा बना लिया। तो अब ये 2 प्रकार से आपको दिख रहा है कि एक तो दे रहा है, एक ले रहा है, और दूसरे में दोनों साझेदारी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो लेने देने वाले हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे उनको, आयनिक यौगिक। क्यों बोलेंगे, अभी आपने बोला था कि जिसने ब्याज पर रुपया दिया उसके पास तो ज्यादा पैसा आएगा, और जिसने ब्याज पे लिया है वो उस पैसे में उस ब्याज को भी ऐड करके देगा, यानी वो तो ऋण में चला गया। वो किस में चला गया, ऋण में। तो Cl पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आ गया, क्योंकि इसने इससे ले लिया। और Na पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। तो क्योंकि इसने इसको दे दिया। इसलिए अब देखिए प्लस और माइनस आयन बन गए, और आयन बनने पर जो यौगिक बनता है वही क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक। दूसरे वाला जिसने साझेदारी की, तो क्या किया है इसने, सहसंयोजन, आपस में सामंजस्य बिठाया और साझेदारी कर ली, तब आपको मिल गए सहसंयोजन यौगिक। कौन सा यौगिक मिल गया, सहसंयोजन। तो 2 प्रकार के यौगिक आपको क्लियर हो गए। जो लेते देते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक, यानी जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। किसको, एक बार फिर सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयनिक यौगिक को ही हम दूसरा नाम ले देते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या ले देते हैं नाम, वैद्युत संयोजी यौगिक। अब सहसंयोजन यौगिक कौन, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं उनको हम सहसंयोजन यौगिक बोलते हैं। उनको हम सहसंयोजन यौगिक बोलते हैं। अब आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको इस क्लास में ये जरूर बताऊंगा कि हम कैसे निर्धारण करें कि जो अणुसूत्र हैं वो हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। अणुसूत्र जानते हो ना, जैसे जल का अणुसूत्र कितने लोगों को पता है, पता है ना। जल को हम रसायन विज्ञान में किसके द्वारा डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H द्वारा डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O द्वारा। तो जल को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पता है ना, पता है, क्या है, हाँ क्या है, H2O। शाबाश। तो जल का जो अणु सूत्र है वो है आपका H2O। क्या है जल का अणु सूत्र, H2O। अब नहीं और कुछ है, अच्छा क्या, H3O। चलिए भाई H3O। हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जी जल का अणु सूत्र H2O है, और दूसरे बोल रहे हैं कि जल का अणु सूत्र H3O है। दो अणु सूत्र एक ही चीज के। भाई जल तो जल है, हिंदी में हमने जल लिखा है, रसायन विज्ञान में दो सूत्र। अरे भाई मेरा नाम शशांक है तो मैं एक ही हूं ना, मेरा नाम शशांक है तो शशांक ही रहना चाहिए। अब ये जल है तो या तो H2O होना चाहिए या H3O होना चाहिए।
कैसे पता लगेगा कौन सा सही है या कौन सा गलत? नहीं पता लग रहा। चलिए मैं आपसे एक और फॉर्मूला पूछ रहा हूं, एक और सूत्र पूछ रहा हूं नमक का। नमक कितने लोगों ने सुना है? हाँ, खाने में खाते हैं नमक को। तो नमक का सूत्र क्या होता है? क्या? हाँ, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है नमक का? सोडियम क्लोराइड। शाबाश। अब सोडियम कौन था? Na। सोडियम कौन था? Na। और क्लोराइड कौन था? Cl। कौन था क्लोरीन? Cl। सूत्र क्या बनना चाहिए नमक का? NaCl। अच्छा, NaCl नहीं है तो क्या है जी? NaCl2। चलिए भाई, दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सर नमक का सूत्र जो है वो NaCl2 है। अब देख लो, हो गई ना गड़बड़। अभी आपने जल के 2 सूत्र बता दिए, अणु सूत्र बता दिए, नमक के 2 बता दिए। अब हम भी कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार इनमें सही कौन सा है ना? तो अब हम इनको कैसे जानें और हम कैसे बताएं कि आखिरकार जल का सूत्र H2O है या जल का सूत्र H3O है? तो आपको ये नियम तो पता है ना कि अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसको कितनी जरूरत पड़ेगी अपना अष्टक पूरा करने के लिए। हो गया है ना याद? मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा अष्टक नियम पूरा करेंगे वो स्थायी कोश बना लेंगे अपना, या फिर साझेदारी के द्वारा बना लेंगे। किसके द्वारा बना लेंगे? साझेदारी के द्वारा बना लेंगे। तो अब आपने मुझे जल के 2 अणु सूत्र दे रखे हैं और नमक के 2 अणु सूत्र दे रखे हैं। अब दोनों में हमें ये जानना है कि आखिरकार जो सही अणु सूत्र है वो है कौन सा। हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि आखिरकार जल का सूत्र ये वाला सही है, और अन्य पदार्थों के अणु सूत्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं। तो अब H2O में देखिए, पहले गौर करिए H2O में कौन कौन से परमाणु आ रहे हैं। H2O में या H3O भी देख लीजिए। H2O पर गौर करो, H3O पर गौर करो, तो इसमें H हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है, लिख दिया मैंने H। कितने आ रहे हैं? पहले सूत्र में 2 आ रहे हैं, दूसरे वाला 3 दे रहा है, 3H लिख दिए मैंने। ठीक है, कितने H लिख दिए? 3 का मतलब इसमें कितने H बता रहे हो आप? 3H। और O कितना बता रहे हो? 2। O कितने बता रहे हो? 1। O यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि O संख्या में कितना है? 1 है। इसी सूत्र को वेरीफाई करते हैं हम। किसको? H3O को। क्या ये जल का वास्तव में सूत्र है अथवा नहीं है? हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया? तो करो, H में अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आता है बोरबरी के नियम से? कितना बताया? 1। चलिए, क्रॉस से मैंने हाइड्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन का कौन बताएगा भाई? ऑक्सीजन का कौन बताएगा? क्या परमाणु में विन्यास था इलेक्ट्रॉन का? चलो भूल गए होंगे। O का परमाणु क्रमांक था 8। कितना था? 8। इसका मतलब इसका विन्यास करोगे तो 2,6। 2,6। तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 6। तो 6 डाल ले रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था और ऑक्सीजन का 2,6। अब हाइड्रोजन 1 दे तो नहीं सकता भाई, क्योंकि दे देगा तो विनाश हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो फिर परमाणु कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसको या तो क्या कर सकता है, ये केवल साझेदारी कर सकता है। हाइड्रोजन क्या कर सकता है? दूसरे से मिलकर साझेदारी कर सकता है कि भैया मेरे पास 1 तो है, मुझे 1 और दे दो, और जो मेरे पास 1 है उसका तुम यूज कर लो। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए साझेदारी में, तो लीजिए भाई साहब, मेरी साझेदारी हो गई इस वाले से। गौर करिए, जैसी साझेदारी हुई
इस O में कितने हो गए, इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली इसने, तो 2 की जगह पर कितने हो जाएंगे, 7, 6 ऑलरेडी इसके और 1 इसका। ऑक्सीजन को अभी एक और हो सकता है, कितने चाहिए, 1 और की साझेदारी कर लेगा। ये लो भाई साझेदारी इसने कर ली, इसकी साझेदारी हो गई। अब तो मेरे पास ऑक्सीजन पे बचा ही नहीं, ऑक्सीजन पे तो मेरे 8 हो गए, अष्टक नियम ऑक्सीजन का पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन का साझेदारी आदान प्रदान कहां से करें, इसका अष्टक पूरा कैसे हो। तो ये जो फॉर्मूला आपने बताया H3O वाला, वो अष्टक नियम से पूरा ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन की तो साझेदारी करा दी, तो ये ऑक्सीजन पर तो ऑलरेडी 8 हो गए, ये अकेला भटकता रहा। जब भटकता रहा तो ये तो इसके साथ जुड़ा ही नहीं। अब ये जुड़ा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H3O सूत्र आपने बोला वो गलत है। वो कैसा है? गलत। और अगर मैं इसे मिटा दूं तो अब ये मेरा अष्टक दोनों हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पूरा हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन पर अब भी 8 साझेदारी, 1-1 इसकी, तो 8 हाइड्रोजन के 2 इधर 2 इधर, इसका भी अष्टक पूरा। तो ये सूत्र बन क्या रहा है, H के कितने आ रहे हैं 2, H2, और O के कितने आ रहे हैं 1। तो सही आंसर क्या हुआ, H2O। जल का अणु सूत्र क्या बना, H2O आया ना। H3O जो हमने बोला था वो कैसा हो गया, गलत, क्योंकि जो तीसरा हाइड्रोजन था उसका अष्टक नियम पूरा नहीं हुआ। अभी इसमें अब नमक में देख लेते हैं जल्दी से कि NaCl2 सही है या NaCl। तो Na में कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में, याद है ना, कितना, नहीं याद है। चलो कर लो इलेक्ट्रोविन्यास। बोरबरी के नियम से परमाणु क्रमांक तो सोडियम का याद हो गया होगा, कितना होता है 11, शाबाश। तो 11 को करिए, पहले कोष में 2n² से 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, अच्छा गलत हो जाएगा 18 से, क्यों 11 चाहिए, शाबाश भाई। मेरे पास 11 ही है परमाणु में इलेक्ट्रॉन सोडियम के, तो 2 और 8 को मैं डिवाइड कर चुका हूं, 2 और 8 को बांट चुका हूं। तो अंतिम कोष में कितना रह गया 1, अंतिम कोष में कितना रह गया 1। और दूसरा परमाणु कौन आ रहा है इसमें, Cl आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 17। तो इसके लिए कितना चाहिए 2, 8, 7। तो 2 और 8 10 और 7 17। तो इसका मतलब ये हुआ इसको 1 चाहिए और ये 1 दे सकता है किसी को। NaCl2 आपने फॉर्मूला लिखा तो Na का 1 परमाणु हो गया, Cl के 2 दे रखे हैं तो Cl के 2 लिख लिए भाई। NaCl2 आपने बोला है ना कि नमक का फॉर्मूला NaCl2 है। चलो तो Na का 1 इलेक्ट्रॉन और Cl में अंत में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेगा Na देगा, Na इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसको दे दिया ना, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हुए। अब तो सोडियम के पास देने को है ही नहीं। जब सोडियम के पास देने को है ही नहीं और मेरे इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये इसके साथ मिल पाएगा। जब इसके साथ मिलेगा ही नहीं, ये तो अलग दौड़ता रहेगा उससे, तो ये तो इसमें ऐड ही नहीं हो पा रहा। केवल इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो NaCl आ गया बन के। क्या बन के आ गया NaCl, Cl2 तो आया ही नहीं। तो जो आपने NaCl2 फॉर्मूला बोला, जो NaCl2 फॉर्मूला बोला वो कैसा साबित हुआ, गलत। सही कौन सा नमक का फॉर्मूला, NaCl। क्या हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो आपने देखा कि अणु सूत्र जो है वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान अथवा साझेदारी के द्वारा बन जाते
हैं और जितने इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे आदान प्रदान होता है, जितने परमाणुओं में होता है, हम उनको एक साथ रख देते हैं, वही बन जाता है उनका अणु सूत्र। अब आप खड़िया का याद है आपको, अणु सूत्र क्या है? खड़िया कैल्शियम क्लोराइड, क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आप ये चेक करना और फिर मुझे बताना, कमेंट करना वीडियो में कि हाँ जी ये CaCl2 सही अणु सूत्र लिखा है या गलत लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। बना के देखना। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो याद ही होगा, बता दे रहे एक बार फिर से, 20 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रोविन्यास करके कमेंट में मुझे बताइए कि CaCl2 फॉर्मूला खड़िया का सही है अथवा इसमें भी कुछ गलती है कि इसमें कुछ और अधिक किसी के परमाणु आएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपका H2SO4 बन के आता है। क्या बन के आता है? H2SO4। ये मेरा सही है या गलत है, ये आपको बोर-बरी नियम से करना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सल्फर का परमाणु क्रमांक 15 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो ये आप करके देखना, बताना कि आखिरकार ये जो है वो सही है या गलत है। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 है। फास्फोरस आता है 15 पर। फास्फोरस कितने पर आता है? 15 पर। और सल्फर कितने पर आता है? 16 पर। तो अब आपको एक का तो कर ही लोगे अंतिम कोर्स में, 16 आपको बांटना पड़ेगा। अगर आपने पिछली क्लास मेरी ठीक से पढ़ी होगी, मन से पढ़ी होगी, तो 16 को बोर-बरी नियम से डिवाइड करके अंतिम कोर्स में इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हो। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पीछे जाइएगा, पिछली वीडियो को देखिएगा। बोर-बरी के नियम से उसमें बताया गया है कि इन इलेक्ट्रॉनों का विन्यास हम कैसे करते। तो वहां पर सल्फर का करिएगा, 16 को बांटिएगा, देखिएगा कि अंतिम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जरूरत है या ये दे सकता है या ले सकता है। ऑक्सीजन का तो आप इस वीडियो से भी जान गए होंगे कि 2,6 है, तो अंतिम कोर्स में 6 है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताना कि आखिरकार जो H2SO4 का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, क्या लिख दिया है? H2SO4। H के नीचे 2, S का परमाणु 1 और O में परमाणु 4। O के परमाणु कितने हैं इसमें? 4 हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है अथवा गलत लिखा है, ये आपको टेस्ट करना है। इन नियमों से टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताना है कि जी सर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सही फॉर्मूला है। अगर बोर-बरी नियम से गलत आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना कि सर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। ठीक है। ऐसे ही आगे फॉर्मूला आता है एसीटिक अम्ल का, CH3COOH। एक फॉर्मूला आता है मैथेन का। मैथेन का CH5 लिख रखा है मैंने। क्या लिख दिया है? मैथेन। क्या लिख दिया है मैंने? मैथेन CH5, जो फॉर्मूला गलत है। मैथेन का फॉर्मूला CH5 गलत है। तो ये आपको बोर-बरी के नियम से अंतिम कोर्स में इलेक्ट्रॉन जान के उनका आदान प्रदान करके सही करके बताना है कि मैथेन का सही फॉर्मूला या सही अणु सूत्र क्या आएगा। ये आपका काम है, मेरी तरफ से आपके लिए SW है। मुझे ये भी देखना है कि आपने इस वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देखा है। तो आपको ये करके बताना है कि जो मैथेन है उसका सही अणु सूत्र क्या बनकर आएगा। मैंने क्या लिख रखा है? CH5 लिख रखा है, जो मैथेन का फॉर्मूला नहीं है, गलत है। तो आपको सही करके बताना है कि इसमें कहां पे गलती है और कितने कितने परमाणु मैथेन में कार्बन के और हाइड्रोजन के आएंगे।
करके बताना है और कमेंट करना है कि सर आपका जो फॉर्मूला था वो वास्तव में गलत था और सही फॉर्मूला ये है। तो आज की क्लास में आपने जाना कि हमारे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है और अणु सूत्र का निर्माण कैसे होता है, अणु सूत्र का निर्माण कैसे होता है, और अगर हमें किसी ने गलत अणु सूत्र बता दिया है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को दबाइएगा जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपकी घंटी बज सके फोन में और हमारी वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।